नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित उपयोगी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है पशुओं में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का नियंत्रण। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका चौधरी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज हम रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे एक वैश्विक संकट भी माना जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जिसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर AMR भी कहा जाता है, ये आखिर होता क्या है और कैसे ये सदी की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गया है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध या AMR के नाम से भी जाना जाता है, उसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि रोगाणुरोधी दवाएं क्या होती हैं। रोगाणुरोधी दवाइयों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी पैरासिटिक और एंटी फंगल दवाएं होती हैं, जो कि पशुओं में, मनुष्यों में और पौधों में रोकथाम और इलाज के लिए उपयोग में ली जाती हैं। सामान्य तौर पे जो सूक्ष्मजीवी बीमारी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरसेस यानी कि विषाणु, फंगस यानी कि कवक और परजीवी यानी कि पैरासाइट्स, इनमें ये प्रतिरोध क्षमता जब विकसित हो जाती है, उसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या रोगाणुरोधी प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से होता ये है कि ये सारी दवाएं इन पे प्रभाव डालना बंद कर देती हैं, जिससे मृत्यु तक भी हो सकती है। जैसे कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली बार जब पहली दवाई, जो कि एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन नाम की, उसकी खोज की थी, तो ये चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उन्होंने 1945 में ही, जब उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, तभी इस चीज का उन्होंने बखान कर दिया था और उन्होंने पूर्वानुमान कर दिया था कि ये जो दवाइयां हैं, ये हो सकता है कि समय आने पर प्रतिरोधी क्षमता इनमें विकसित हो जाए और ये अपना प्रभाव ना दिखा सकें। और यही अनुमान आज सच साबित होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आंकड़ों में देखा जाए तो करीब 1.27 मिलियन लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं इससे रिलेटेड, AMR से रिलेटेड संक्रमणों की वजह से। और आगे भी ये अनुमानित है, शोधकर्ताओं ने ये अनुमान लगाया है कि आगे भी लगभग 10 मिलियन मृत्युएं 2050 तक प्रति वर्ष AMR यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण हुआ करेंगी। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसे कि साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये लोगों के सामने आमतौर पर और बीमारियों जैसे नहीं आता और ना ही लोगों में जागरूकता होती है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। जी, तो मतलब इसे साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जा रहा है। और इसका मतलब है कि जो भी हम एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं पशुओं के लिए या मनुष्यों के लिए, उसके प्रति ये प्रतिरोधन क्षमता उजागर कर लेता है अपनी। जी, तो मैम, जैसे जो पशु है उनके लिए जो बीमारियों के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, तो किस प्रकार से उन दवाइयों का प्रभाव कम होता है जो भी बीमारियाँ उनको होती है? आमतौर पर जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, उनमें ये प्रक्रिया होती रहती है। सामान्य तौर पर समय के साथ थोड़ा थोड़ा उनमें प्रतिरोध होता रहता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि दवाइयों के दुरुपयोग से जो ये सामान्य तौर पर प्रक्रिया हो रही है धीमे धीमे, इसमें कुछ ऐसी जीन्स वो प्राप्त कर लेते हैं जिसके कारण उनमें उन दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो जाता है। और वो प्रतिरोध विकसित होने के कारण फिर उन्हें जब भी दवाइयां दी जाती हैं, भले ही वो एंटीबैक्टीरियल हो, एंटीवायरल हो या एंटी पैरासिटिक या एंटी फंगल हो, फिर ये क्षमता विकसित होने के बाद उनमें इतनी तेजी आ जाती है प्रतिरोधी दरों में कि ये दवाइयां काम नहीं करती। तो मतलब जो भी उनको बीमारियां होती है, उसके लिए जो चिकित्सक दवाइयां देंगे वो उनको पे प्रभाव नहीं करेगी। बिल्कुल जी। तो मैम, जैसे जो खाद्य पशु है या फिर मुर्गी और मत्स्य पालन होता है, उसमें AMR के विकसित होने की क्या क्या संभावनाएं रहती है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? खाद्य पशुओं में बात करें या मुर्गियों में या मत्स्य पालन की भी बात करें, तो दवाइयों के दुरुपयोग के कारण ही वहां पर भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें गाय में अगर वायरस का कोई संक्रमण है
और उसे दवाई दी गई है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक गाय के लिए फायदेमंद नहीं है अगर उसे वायरस का संक्रमण है, क्योंकि वो एंटीवायरल ही उस पे काम कर सकती है। तो ऐसे केसेस में भी अत्यधिक दवा एंटीबायोटिक देने का कोई औचित्य नहीं बनता। उसी प्रकार जैसे खाद्य उत्पादक पशु होते हैं, खाद्य उत्पादक पशुओं में न केवल बीमारियों की रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए, बल्कि उसके अलावा उनकी वृद्धि के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टीकाकरण जैसे रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान ना देने से, स्वच्छता का ध्यान ना देने से पशुओं में बीमारियां काफी बढ़ती जा रही हैं, जिससे एएमआर भी फैलता है। जी। तो मतलब जो भी अगर वैक्सीनेशन ना करवाया जाए, स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए, और अगर जितना उन्हें जरूरत है उससे कम या अधिक मात्रा में उन्हें दवाई दी जाए, तो इससे ये फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। मत्स्य पालन में भी आजकल ऐसी जलीय प्रस्तुत हो रही हैं जिनमें कि ये रोग उपचार के लिए बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दी जाती हैं। इसलिए मत्स्य जगत में भी, जलीय कृषि में भी इनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो एक चिंता का विषय है। जी। तो मैम, जो ये एएमआर है उसका पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर हम बात करें मानव स्वास्थ्य की और अगर पर्यावरण की बात करें, तो क्या ये भी इससे से संबंधित है या फिर ये अलग है इससे? पशुओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरी तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दवाइयों का उन पे प्रभाव नहीं हो पाता, जिस कारण उनमें बीमारियों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो मृत्यु को भी प्राप्त होते जाते हैं। इसके अलावा न सिर्फ जानवरों में बल्कि मनुष्यों में भी ये बीमारी उन्हीं के द्वारा पहुंच सकती है, जैसे कि खाद्य उत्पादकों का प्रयोग करते वक्त, जैसे कि आपका दूध है या मछलियां हैं, इन सब के द्वारा वो मनुष्यों में भी आ सकती हैं। मनुष्यों में इनके अलावा सीधे संपर्क में आने से, जैसे पशुपालक हैं, पशु चिकित्सक हैं, इनमें भी ये बीमारी सीधे आ जाती है, और जिन जीवाणुओं में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, ये प्रतिरोध पैदा हो चुका है, वही जीवाणु फिर मनुष्यों को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जब इन्हीं जानवरों के मल मूत्र पानी में जाते हैं तो ये पानी को भी प्रदूषित करते हैं। पानी के प्रदूषित होने के कारण जब ये ही जीवाणु, जिनमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी है, जब वापस से मनुष्यों में जाते हैं या फिर और जानवरों में जाते हैं, तो ये और भी ज्यादा इसका फैलाव बढ़ता जाता है। इसी प्रकार तीनों संबंधित हैं, मनुष्य हों, चाहे पौधे हों, चाहे कि सारे जानवर हों, ये आपस में सभी संबंधित हैं प्रतिरोध के मामले में। जी। मनुष्य जो पर्यावरण है और पशु स्वास्थ्य है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि पशु का जो उत्पाद मनुष्य कंज्यूम करते हैं और उनके मलमूत्र के द्वारा जो मिट्टी और जल में जाता है, उससे ये प्रतिरोध ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। जी। तो मैम, जो एएमआर है वो पशुओं को में कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक साइलेंट पेंडेमिक है जो कि बहुत तेजी से फैल भी रहा है, तो इसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सके, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके लिए? पशुओं में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे अहम है कि इन दवाइयों का उचित उपयोग किया जाए। तो सबसे पहले पशु चिकित्सक की सलाह के बिना दवाइयां ना दी जाएं पशुओं को, और उसकी सलाह के बाद जब एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई उसको दी जाती है तो उसका पूरा का पूरा कोर्स खत्म किया जाए। अगर उसकी खुराक बीच में, अगर आपको लगता है कि आपका पशु ठीक हो गया है, उसकी खुराक बीच में बंद कर देंगे तो वो भी प्रतिरोध विकसित करता है। तो इसका उपाय यही है कि आप भले ही पशु ठीक हो गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो ठीक हो गया, आप उसको पूरा कोर्स खत्म करें उसका। इसके अलावा रोग नियंत्रण पे बहुत ध्यान दें, नियमित टीकाकरण उसका करवाते रहें अपने पशुओं का, और साथ में साफ स्वच्छ वातावरण में उसको रखें। स्वच्छता से भी एएमआर वाले जीवाणुओं के फैलाव को भी रोका जा सकता है और बीमारियों को भी रोका जा सकता है। और बड़े लेवल पे बात करें तो जो नियंत्रण है उसके लिए सर्वेलेंस भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें अनुमान रहे कि ये कितना एएमआर फैल रहा है। जी, इस पे चेक रखना जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है, और समय जितना उनको एडवाइज किया गया है उतना जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग उनको दवाइयां देनी चाहिए।
जी, तो मैम जैसे जो AMR है उसका नियंत्रण अगर हम वैश्विक स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे बोले तो किस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जा रहा है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए? वैश्विक स्तर पर इस दशक की शुरुआत में ही ये पता चल गया था कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध या AMR बहुत गंभीर समस्या के रूप में उभर के आ रहा है। जी। जैसे कि अनुमान लगाया गया कि 2050 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है जी। उतना हेल्थ केयर में इसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इस वजह से सारी की सारी संस्थाएं इसको नियंत्रित करने में लग गई। इसी के तहत क्वाड्रिपार्टाइट जिसे बोला जाता है 4 प्रमुख संगठनों से बनाया गया। अच्छा। जिसमें है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी। FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके अलावा UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इन चारों को मिलकर क्वाड्रिपार्टाइट कहा जाता है। इन्होंने ही ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार किए हैं, यानी कि वैश्विक कार्य प्रगति पर है। जी। इसी ग्लोबल एक्शन प्लान के तहत ही भारत में भी 2015 में जी। नेशनल एक्शन प्लान बनाए गए थे, जिसमें AMR को नियंत्रित करने के लिए बहुत से उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इन उद्देश्यों में जैसे शामिल है कि सामाजिक जागरूकता लाना, AMR के सर्वेलेंस पे ध्यान देना, ये पता रखना कि ये किस दर से बढ़ रहा है, संक्रमित रोगों को नियंत्रित करना। इसके अलावा एंटीमाइक्रोबियल दवाएं जो हैं उनके उत्पाद पर भी रेगुलेशन रखना बहुत जरूरी है। और ग्लोबल एक्शन प्लान के तहत ही जो निवेश है, स्थायी निवेश को सुनिश्चित करना भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर बहुत से कार्यक्रम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भारत में भी ये कार्यक्रम लागू हो रहे हैं। भारत में जैसे कि देखा जाए तो बहुत सी दवाइयों के कंट्रोल करने के लिए बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत सी दवाइयों पे बैन लगाया गया है, जैसे कि कोलिस्टिन हुई या और एंटीमाइक्रोबियल हुए जिनको खाद्य उत्पादक पशुओं में या मत्स्य पालन में अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये इसी कड़ी में से एक है। इसके अलावा भारत की प्रमुख इसमें जो भूमिका है वो दर्शाती है एक ऐसा कदम जो है नेफिथ्रोमाइसिन, भारत की सबसे पहली मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, हमारी अपनी स्वदेशी एंटीबायोटिक जो भारत में ही विकसित की गई है। इस प्रकार से भारत में जो निवेश है वो नए उपचारों पर और साथ ही हर्बल मेडिसिन का कंसेप्ट, उस पर भी भारतीय निवेश काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये एक बहुत प्रमुख कदम है जो भारत उठा रहा है। जैसे कि हमने 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था, दिल्ली की मीटिंग में, उसमें भी ये देखा गया था कि प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करने के लिए हम सब संकल्प लें। तो इस प्रकार भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से कदम उठाए जाएं तो इसको समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल जी। तो मैम इसमें एक बात आती है वन हेल्थ की, तो ये वन हेल्थ क्या है और किस तरह से ये AMR को नियंत्रित करने में हम भूमिका निभा सकते हैं, हमारी क्या भूमिका रहती है वन हेल्थ की दृष्टि से? वन हेल्थ की दृष्टि से मनुष्य, पशु पक्षी और साथ में पर्यावरण ये आपस में जुड़े हुए हैं। इन तीनों ही स्तरों पे अगर हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को अगर हमें रोकना है, हमें कदम उठाने होंगे। जैसे कि पशु चिकित्सक के निगरानी में ही हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने पशुओं में करना है और उसकी दी हुई खुराक को पूरा करना है। इसके अलावा भी हमें खाद्य उत्पादकों में जो हमारे पशु हैं उनमें वृद्धि के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। तभी हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। समय पे अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं और साथ में स्वच्छता का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें। बीमारी को फैलने से रोका जाए तो वो पशुओं में भी रुकेगी और मनुष्यों में भी नहीं जाएगी और जैसे कि मैंने बताया पर्यावरण में, पानी में भी नहीं जाएगी। तो मतलब इसमें हर एक कदम पे काम करने की जरूरत है, मनुष्य, पशु और पर्यावरण को लेकर। और जैसे आपने बताया मैम कि उत्पादों को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पशु के उत्पाद हमें मिलते हैं उसको बढ़ाने के लिए भी जो पशुपालक है वो इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, मुर्गी पालन में ये काफी देखा गया है। इसके अलावा जो खाद्य पशु होते हैं जिन्हें मांस के लिए रखा जाता है, उनके वजन में वृद्धि के लिए, उनकी अच्छी
ग्रोथ के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो कि अनावश्यक है। ये किसी भी बीमारी के उपचार के लिए नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने, जैसे मैंने बताया, कि बहुत सी दवाइयों को प्रतिबंध कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी, तो मैम एएमआर के नियंत्रण में अगर हम पशु चिकित्सकों की बात करें तो उनकी क्या भूमिका हो सकती है? पशु चिकित्सकों की बहुत अहम भूमिका है इस प्रतिरोध को नियंत्रित करने में। सबसे पहले तो पशु चिकित्सक जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो भी दवाई दे रहे हैं वो बीमारी को सुनिश्चित करने के बाद दे रहे हैं। जी। ये अगर वायरल बीमारी है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं। जब बीमारी सुनिश्चित कर ले तो उसकी खुराक निश्चित करें और तभी वो पशु को वो दवाई दे। जी। इसके अलावा वो जनता को भी जागरूक करे, उसमें उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। जब वो पशुपालकों को बताएंगे कि आपको ये इतने निर्धारित समय के लिए ही ये दवाई देनी है, तभी वो कारगर साबित हो सकती है। जागरूकता और साथ में उपचार, वो साथ में लेके चलना है। जी। इसके अलावा भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, जैसे जब उनके पास आए, पशुपालक आए बीमारी के इलाज के लिए, तो वो प्रॉपर सर्वेलेंस भी रखे कि ये किस तरीके से एएमआर बढ़ता जा रहा है, कितनी एंटीबायोटिक्स का उपयोग हो रहा है, उसका भी रिपोर्ट रखें अपने पास। और साथ में वो सैंपल को एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। उसके लिए अलग अलग जगह पर प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। ये प्रयोगशालाएं जैसे बहुत से सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं या पशुपालन विभाग की भी प्रयोगशालाएं जगह जगह पर बनाई गई हैं। यहाँ पे टेस्ट के लिए, बीमारी के उपचार शुरू करने से पहले ही टेस्ट के लिए दे दिया जाता है। जैसे थनैला का रोग है तो दूध का सैंपल दे दिया जाता है। इससे पता चल जाता है, करीब 48 घंटों में ही इसका पता चल जाता है कि कौन सी दवाएं हैं वो उपयुक्त हैं और उनका उपयोग इस पशु में करना चाहिए। तो ये बहुत ही कारगर टेस्ट है जिसका उपयोग करा जाना चाहिए पशु चिकित्सकों के द्वारा उपचार को शुरू करने से पहले। जी, एक चेक भी रखने की जरूरत है और सही तरीके से जो इलाज है या फिर अवेयरनेस है वो फैलाने की काफी ज्यादा जरूरत है पशु चिकित्सकों को। बिल्कुल बिल्कुल, पशुओं में ही नहीं बल्कि मनुष्यों में और पर्यावरण में, जैसे वन हेल्थ के तहत भी पशु चिकित्सकों को बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ना है, तो सब चीजों का ध्यान रखना है। जी, तो मैम जैसे हम एएमआर की बात कर रहे हैं तो क्या इस समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? एएमआर की समस्या को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये सूक्ष्म जीवियों में होती ही रहेगी। हाँ, ये है कि जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को अगर हम फॉलो करें तो हम इसको धीमा कर सकते हैं। इतना धीमा कर सकते हैं कि जो रोगाणुरोधी दवाएं हैं वो प्रभावी रहे, चाहे कोई भी संक्रमण हो, उनका प्रभाव रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण कम ना हो। जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव हम कम किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, ताकि ये ज्यादा जो बीमारियां हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उनको ये खत्म करते रहें, जो भी चाहे मनुष्य में है चाहे वो पशुओं में है। जी, तो मैम जो एएमआर जैसी गंभीर बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए किस तरह का आप जो हमारे दर्शक हैं उनको या फिर जो पशुपालक हैं उनको किस तरह का सुझाव देना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने लेवल पे कर सकते हैं उपाय उसको नियंत्रित करने के लिए? मैं यही सुझाव देना चाहूंगी सभी दर्शकों को और पशुपालकों को कि वो सबसे पहले तो रोग नियंत्रण की कोशिश करें, इसमें अपना सहयोग दे, समय पर टीकाकरण कराएं पशुओं का और स्वच्छता का पूरा ध्यान दें। और इसके अलावा वो बिना पशु चिकित्सक की सलाह के दवाइयों को ना दें अपने जानवरों में, और अगर देते हैं तो खुराक का भी पूरा ध्यान रखें। जितने दिनों के लिए पशु चिकित्सक ने दवाई दी है उतनी ही खुराक में उन्हें ये दवाई दी जानी चाहिए। जी, तो मैम जैसे अगर हम बात करते हैं अवेयरनेस की, क्योंकि इसमें अवेयरनेस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम इस बीमारी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना, अगर भारत की बात करें हम, तो कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है अभी और कितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और किस तरह से ये किया जा सकता है? भारत में इस समय देखें तो जागरूकता की काफ़ी कमी है। वैसे तो जैसे दूरदर्शन का ये माध्यम है, मीडिया है, ये जागरूकता में बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। इसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वो दवाइयों का किस प्रकार उपयोग करे, पशु चिकित्सकों के निर्देश पर ही दवाई ले। लेकिन फिलहाल जो जनता है वो पिछली बार दी हुई दवाई के हिसाब से ही किसान भाई दोबारा से दवाई दे देते हैं बिना पशु चिकित्सक के पास जाए।
तो इस तरीके से, या फिर उनका बीमार पशु है वो स्वस्थ दिखने लगता है तो दवाई बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज की जागरूकता नहीं है कि उसी जानवर में इनका उपयोग जब आगे किया जाएगा तो वो प्रभावी नहीं रहेंगी दवाएं, और वो दुग्ध उत्पादन में या मत्स्य पालन में अब इन्हीं पशुओं और मछलियों का जब खुद सेवन करेंगे तो खुद भी उनमें एंटी माइक्रोबियल दवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। जी, तो मतलब ये जरूरी है कि जितना उन्हें बताया जाए, जितना कोर्स है तो उतना वो कोर्स के अकॉर्डिंग वो फॉलो करे, दवाई अपने पशुओं को दे ताकि उनके पशु भी स्वस्थ रहें और वो खुद भी स्वस्थ रहें। जी, तो मैम जैसे अगर हम रोगाणुरोधी प्रतिरोधन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम जो दवाइयों की बात करते हैं जैसे एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, रोगाणुरोधी जो दवाएं हैं, अगर उन्हीं का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि उनका इस्तेमाल ही बंद कर दिया जाए ताकि इसका नियंत्रण किया जा सके? पूरी तरीके से इस्तेमाल बंद करना किसी भी रोग का नियंत्रण नहीं कर सकता। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जब पहली बार ये दवाई खोज की थी एंटीबायोटिक की, तो चिकित्सा दर बहुत ज्यादा, चिकित्सा में मृत्यु दर कम हो गया था, क्योंकि वरना अगर आप एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करेंगे, जो छोटी से छोटी बीमारी है या जख्म है जैसे छोटी सी चीज में भी इंसान इतना ज्यादा इन्फेक्शन उसमें फैल सकता है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, कि वो मृत्यु तक उसको लेके जा सकता है। इसीलिए पूरी तरीके से तो एंटीबायोटिक को रोका नहीं जा सकता, किसी भी एंटी माइक्रोबियल को, लेकिन हम विकल्प देख सकते हैं। जब तक आवश्यक ना हो तब तक पशुओं को कोई भी एंटी माइक्रोबियल ना दे, और या फिर आजकल हर्बल मेडिसिन चल पड़ी है उसे किसी और वैकल्पिक मेडिसिन दे, या फिर शोधकर्ता जो आजकल अपनी कोशिश में लगे हैं कि नए एंटीबायोटिक भी आए जिनमें फिलहाल रेजिस्टेंस ना हुई हो। तो इस प्रकार से ये कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से एंटीबायोटिक को बंद नहीं किया जा सकता। तो मैम जो इसके डोज है अगर उसको बढ़ाया जाए तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? डोज को बढ़ाना भी सही नहीं है और उसको कम करना भी सही नहीं है। एक उपयुक्त, जितना पशु चिकित्सक ने बताया है उतनी ही खुराक में दवाई दी जानी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जैसे अगर 5 दिन की दवाई है तो 5 दिन ही उसको दे, 3 दिन की दी है तो 3 दिन ही उसको दे। अगर उसको ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी गलत है, और उसका कम यूज करेंगे तो वो भी गलत है। जी, तो मैम अगर हम मिसकंसेप्शन की बात करें, क्योंकि अगर हम किसी भी पेंडेमिक की या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं लोगों को कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। क्या AMR से रिलेटेड किसी तरह के पशुपालकों को या इन जनरल लोगों को किसी तरह के मिसकंसेप्शंस हैं? पशुपालकों को इससे रिलेटेड ऐसा देखने में आया है कि 2 प्रकार के मिसकंसेप्शन रहते हैं। या तो उन्हें लगता है कि अगर बीमारी के लक्षण दिखने बंद हो गए हैं तो हम दवाई बंद कर दें, उसका पूरा कोर्स खत्म ना करें। और या फिर ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम जितनी ज्यादा दवाई देंगे उतना ही बीमारी की रोकथाम होगी और अगली बार ये बीमारी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए अगर उसको वो रोकथाम के लिए उपचार के लिए उसका उपयोग करते हैं तो पशु चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही करें, और सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि उनके पशुओं में ये बीमारी हो ही ना, इसका रोकथाम हो, चाहे वो टीकाकरण के जरिए हो या फिर वो स्वच्छता के जरिए हो कि उनमें रोग ही ना पनपे। जी, तो किस तरह से उन्हें स्वच्छता रखनी चाहिए? अगर हम पोल्ट्री फार्म्स की बात करें, वहाँ पे जो मुर्गियां होती है वो बहुत ही एक जगह पे इकट्ठी होती है, तो किस तरह से वहाँ पे, या फिर एक मत्स्य पालन की बात करें तो किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखा जा सकता है? स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जैसे डिसइंफेक्शन होता है, सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे साफ सफाई हो पूरी की पूरी। जब अगर वहाँ पे कोई बीमारी आ गई है तो अगला फ्लॉक खरीदने से पहले उसको कुछ समय के लिए रखें, ताकि वो भी आपके पुराने जानवरों के संपर्क में आने पर कहीं वापस से ना फैल जाए। इस प्रकार वो रोग को आने से भी रोके और वहाँ फैलने से भी रोके। वहाँ पे कोई भी टीम अगर आपके फार्म पे आती है, भले ही वो पशु चिकित्सकों की है या फिर कोई खाना देने आ रहा है, कोई भी वहाँ पे चारा देने आ रहा है, उनको भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। तभी वो वहाँ पे एक फार्म से दूसरे फार्म में बीमारियां नहीं फैलेंगी। जब बीमारियां नहीं होंगी तो हमें उसके लिए कोई दवाई का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो रोकथाम, बीमारी की रोकथाम ज्यादा जरूरी है उसके उपचार से। जी,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बिल्कुल। पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर दें ताकि उसका उपचार की जरूरत ना पड़े। जी, तो मैम जैसे अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो पशुपालक किस तरह से अपने जो पशु हैं उनमें सिम्टम्स देख सकते हैं, लक्षण देख सकते हैं जिससे ये AMR ना हो उनके पशुओं में? सबसे पहले तो ये जो AMR है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध है, ये जी। जैसे मैंने बताया साइलेंट पैंडेमिक है। जी। ये पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से ये फैल रहा है, हो रहा है, या पशुओं में इसका प्रभाव है। जी। तो इसका एक ही तरीका ये होता है जी। कि बार बार दवाइयाँ दिए जाते हैं लेकिन फिर भी उसका प्रभाव नहीं होता और जी। रोग बढ़ता जाता है। तो ये इस सबसे तरह से बड़ा वो लक्षण देख है। सकते हैं कि अगर उनके पशुओं में प्रभाव नहीं हो रहा है दवाइयों का तो वो उससे पता कर सकते हैं कि AMR उनके पशु को हो गया है। जी, तो मैम जैसे आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को AMR से विषय में दी है और आपने यहाँ आने के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि AMR एक गंभीर बीमारी है जिसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने पशुओं का, उस स्वच्छता का ध्यान रखें और एक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।